हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज जिसका मेन मकसद है उन विद्यार्थियों तक आंसर राइटिंग के कंसेप्ट को पहुंचाना जो शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, और उन विद्यार्थियों की मदद करना जो इस बार मेंस लिख रहे हैं। हम प्रयास करेंगे इस सीरीज में कि आपको एटलीस्ट प्रतिदिन 2 प्रश्नों के आंसर प्रस्तुत करें, जिसमें एक प्रश्न का आंसर मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करते चलूंगा और एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा जिसका आंसर आपको अगली क्लास में मॉडल आंसर के रूप में दिया जाएगा, ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम थी कि इसका सही जवाब क्या होगा वो भी पता चल जाएगा और आप उस आंसर को मैच करते हुए अपने आंसर को एक अंक भी दे पाएंगे कि हाँ आपका कितना सही आंसर होता है। इस सीरीज को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण बातें बता दूं। सबसे पहली बात कि आंसर राइटिंग में शब्द सीमाओं पर जरूर ध्यान दीजिए। यदि आप 10 अंक का कोई उत्तर लिखने जा रहे हैं तो 150 शब्दों के भीतर लिखने का प्रयास करिए। वो 130 शब्दों में लिख दिया जाए तो और बेहतर है। आप उसमें 160 तक जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी रफ्तार कैसी है। तथा उस आंसर को लिखने में आपको 6 से 7 मिनट का आइडियल टाइम लगना चाहिए। यदि आप इससे ज्यादा समय ले रहे तो वो आंसर मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी प्रकार से जांचने योग्य है, क्योंकि वो फिर परीक्षा के मापदंड के अनुसार नहीं है। क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको उतना ही समय मिलता है एक उत्तर को लिखने के लिए, खास करके 150 शब्दों का। दूसरा, प्रश्न में इधर उधर की बात नहीं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, क्योंकि समय कम, कंटेंट ज्यादा होता है, 150 शब्द बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसलिए सीधे जो प्रश्न में पूछा है सीधा उसी की शुरुआत कर दिया करिए। तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु, प्रश्न पर जरूर ध्यान दीजिए कि आपको वह टिप्पणी करने के लिए कह रहा है, चर्चा करने के लिए कह रहा है, क्या वो आपको आलोचना करने के लिए कह रहा है, क्योंकि जैसा वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके जवाब देने का प्रयास करिए। मैंने कीवर्ड के लिए एक स्पेशल क्लास ली है और मैंने आपको बकायदा समझाया है कि कीवर्ड के लिए आप लोगों ने किस तरीके से बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं सीधे तौर पर प्रश्नों पर कि अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो आज मैं 2 प्रश्न एक्सप्लेन कर दे रहा हूं और एक तीसरा प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी एक सेपरेट कॉपी बनाइए, उसमें लिख सकते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि जब आपने आंसर राइटिंग की शुरुआत की थी तब आपका आंसर राइटिंग कैसा था। उत्तर लिखने से पूर्व आप उस विषय पर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए और फिर आंसर लिखने का प्रयास करिए। अगर आप 15 नंबर का कोई आंसर लिखने जा रहे हैं तो 250 शब्दों में लिखना है। 10 से 11 मिनट का समय उसको लिखने के लिए आपको मिलता है। 2.5 पेज बहुत पर्याप्त होते हैं 250 शब्दों को लिखने के लिए। एक बड़ी बात आपको बता दूं कि कोई भी विद्यार्थी को 10 में से अधिकतम 8 नंबर एक्सट्रीम केस में मिलते हैं, 7.5 नंबर बढ़िया आंसर पर मिल जाते हैं अगर बहुत अच्छा आंसर है। 15 अंकों में से 10 नंबर बिल्कुल एक्सट्रीम केस में कह सकता हूं मैं, हाँ, लेकिन अच्छे आंसरों में 10 नंबर मिल जाते हैं। पर 11, 11.5, 12 नंबरों की कल्पनाएं रेयरली हैं। 12 अंक एक अपवादिक स्थिति में एग्जामिनर देता है जब वो आंसर से बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। आपकी लेखन क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि उत्तर को पढ़ा जा सके। बाकी सुंदर राइटिंग अगर है तो और भी बढ़िया, लेकिन अगर आपका राइटिंग ऐसा है कि कोई भी पढ़ सकता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक बेहतर आंसर लिखने का प्रयास करिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, महिलाओं को सशक्त बनाना जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है। चर्चा करें। Empowering women is the key to controlling population growth. Discuss. पहलू सीधा सा है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना महिला सशक्तिकरण के द्वारा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण ही वो कड़ी है जो हमें इस प्रकार की समस्या को हल करने में मदद कर सकती है। अब ऐसे प्रश्न में आप चाहे, क्योंकि एक ही प्रश्न है, तो इसको 3 पैराग्राफ में समझाने की कोशिश करें।
पहले पैराग्राफ में आप महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए पहलू और उसका असर बता सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ में जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण उस सशक्तिकरण से कैसे परिणाम के रूप में प्राप्त होगा, और तीसरे पैराग्राफ में एक प्रकार से उन दोनों का इंटरकनेक्शन आप समझा सके। जितनी सशक्त महिला होगी, जनसंख्या उतना ही नियंत्रित होता है। कोई उदाहरण देना चाहे तो केरल वाला उदाहरण आप देख सकते हैं, क्योंकि केरल जैसे राज्य में हम जानते हैं कि पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय वहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और कई प्रकार के भ्रम लोगों के मन में धर्म को लेकर भी होते हैं। लेकिन केरल राज्य का उदाहरण एक आदर्श उदाहरण है इस बात को समझने के लिए कि सशक्त महिला जनसंख्या नियंत्रण की कुंजी कैसे बनती है। तो इसके पहले पैराग्राफ में आप इन बातों को लिख सकते हैं। फिर अगले पैराग्राफ में आपने इन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि तीसरे पैराग्राफ में आप उदाहरण दीजिए ताकि आपकी बातों को प्रमाणित किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि यह किस प्रकार का उत्तर तैयार होता है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए क्या चुनौतियां हैं? What are the challenges to our cultural practice in the name of secularism? प्रश्न 2019 का है। इस प्रश्न में हमें यह पूछा जा रहा है कि हमारी देश में संविधान कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो क्या हम धर्म के नाम पर सरकार, न्यायपालिका और कानून हस्तक्षेप नहीं करेंगे और किसी को भी प्रथाओं के नाम पर कुछ भी करने देंगे? जैसे कि मंदिरों में प्रवेश का मामला, ट्रिपल तलाक का मामला, क्या हम धार्मिक उत्सव से लेकर उन सारी चीजों में लिंग के आधार पर भेदभाव होने देंगे? जाति के आधार पर भेदभाव होने देंगे? क्या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सरकार तटस्थ होकर मौन रहकर इन सभी प्रथाओं को होने देगी? तो हम इस प्रश्न के आंसर में सबसे पहले पैराग्राफ में इस बात का वर्णन करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब न्यूट्रल होना या तटस्थ होना और अन्याय को देखना नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब उन्हें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करने देना है, तब तक जब तक किसी भी मनुष्य की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता और उस व्यक्ति के समानता के अधिकार की रक्षा हो रही है। लेकिन यदि धर्म किसी का शोषण करेगा तो सरकार ही नहीं, सभी अंगों का दायित्व है कि वह इन सांस्कृतिक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कदम उठाएगा। तो पहले पैराग्राफ में आप इस बात का जिक्र करेंगे और समझाएंगे कि धर्मनिरपेक्षता का भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है। दूसरे पैराग्राफ में आप इस बात को विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता किस कारण से हमारे संविधान में शामिल की गई और अभी तक हमने उसका स्ट्रिक्टली पालन किया है, और यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि हमारी प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता में हमने अभी तक क्या क्या सुधार करके दिखाए हैं। और अंत में
क्या समस्याएं कई बार आ जाती हैं कि लोगों को लगता है कि एक विशेष धर्म के खिलाफ सरकार या सरकार का कोई अंग कार्य कर रहा है, तो वो भी आप अपने अंतिम पैराग्राफ में समझा सकते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने कुछ ऐसा है कि पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे ये बातें, दूसरे पैराग्राफ में इन पहलुओं को लिखिएगा, और अंत में तीसरे पैराग्राफ में इसका वर्णन कीजिएगा। अब बारी है आज के होमवर्क के सवाल की। इसका प्रयास करिए, आप बढ़िया से लिखने की कोशिश करिए। 150 शब्दों में 6 से 7 मिनट का समय आपके पास है। 10 अंक का यह प्रश्न है। भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियां क्या क्या है? What are the continuing challenge related to time and space facing women in India? जैसे कि कई बार महिलाएं रात के समय काम करने नहीं जा सकती हैं। अगर कोई जॉब नाइट वाली है तो उनके लिए वो चैलेंज हो जाता है। कई सारी जॉब थोड़ी सी घर से दूरी पर होती है, तो क्या चैलेंजेस होते हैं? होम जो घर से काम होते हैं उसमें क्या चैलेंजेस होते हैं? आप इसके उदाहरण और सारी बातों को इसमें शामिल करने का प्रयास करिए। प्रश्न को प्रॉपर समझिए और फिर जैसे मैंने समझाने की कोशिश की है, प्रयास करिए इसके उत्तर को लिखने का। कल इसके जवाब को हम एक्सप्लेन करेंगे पहले, और फिर एक प्रश्न पुनः मैं समझाऊंगा, और तीसरा प्रश्न अगले दिन के लिए आपको हम पुनः होमवर्क के लिए देंगे। यह सीरीज आपको कैसी लग रही है और आप इस सीरीज में क्या सुधार चाहते हैं, और भी कोई सजेशन आपके मन में है तो हमें जरूर बताते चलिएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश कि हमारे सीसेट का बैच 25 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। इस बार हम आपको दे रहे हैं एक बैच के साथ एक बैच फ्री, केवल इसलिए ताकि आप अपनी तैयारी और अपने सीसेट की कमी को शुरुआत में ही दूर कर ले और एटलीस्ट 2 बार क्लास को कंप्लीट करें। बाकी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको दिया जा रहा है अनअकैडमी जीएस का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मिलता है 15 महीने का सब्सक्रिप्शन सीसेट, जीएस और टेस्ट सीरीज का। जबकि आपके सामने है प्राइस इंक्रीज होने का जो भी सीजन है या जो टाइमिंग है वो नजदीक आ रहा है, तो कीमतें बढ़े उससे पहले आप अपने सब्सक्रिप्शन को सिक्योर कर लीजिए। और साथ ही साथ फाउंडेशन के लिए मंजिल अचीवर्स बैच तथा 2026 के लिए न्यू बैच भी आ चुका है। यदि आप अनअकैडमी यूपीएससी समिट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फ्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलेंगे कई सारे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन और उनके एक्सपीरियंस का अनुभव, ताकि आपको पता रहे कि क्या चीजें देखना जरूरी होती है एक सफल इंसान में, एक ब्यूरोक्रेट्स में, एक समाज सेवक में। क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में मेंस वाले विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है, और आइकॉनिक अब और भी आइकॉनिक हो चुका है। एआई बेस्ड आंसर इवेल्युएशन, एआई बेस्ड इंटरव्यू गाइडेंस, क्विक रिवीजन मॉड्यूल। आपको इसमें मेंटर्स तो मिलेंगे जो आपके आंसर को चेक करेंगे, लेकिन इमीडिएटली एआई बेस्ड आंसर का जो फीचर है वो एक अद्भुत फीचर रहेगा। हमारा सीसेट का बैच यदि आप 20 जुलाई तक ज्वाइन करते हैं तो ये मात्र 9,000 रुपए में उपलब्ध किया जा रहा है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।